नमस्कार दोस्तों। आज हम अच्छे से यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1415 से 50 से लेकर 1800 तक के आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले कौन से थे? पुर्तगाली, दूसरे डच, फिर आपके अंग्रेज और फिर डेनिश और सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो पहले इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, 1453 में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हो जाता है और पारंपरिक रूप से यह स्थल मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, तुर्की द्वारा इस पे एक जो ये है कॉन्स्टेंटिनोपल है पल है, इस पे कब्जा कर लिया जाता है और ये मार्ग बंद हो जाता है। अब समस्या आ गई, कैसे कहाँ जाएं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग हुआ करती थी। ठीक है, यूरोप में क्या थी? मसालों की जो थी अत्यधिक मांग हुआ करती थी और इसे पूर्व यानी इंडिया और इंडोनेशिया से नया समुद्री मार्ग खोजने की आवश्यकता यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, जब ये रास्ता यहाँ पे बंद हो जाता है तो उसके बाद इसमें होड़ मची कि इंडिया से मसाले कैसे आएँ और इंडोनेशिया से। ठीक है, तो इसलिए नए समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता की मांग हुई और इसी कारण से महान भौगोलिक खोजें हुई। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ग्रेट जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत होती है और इसी से फिर सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे पुर्तगाल आते हैं 1498 में भारत में, डच फिर 1605 में, अंग्रेज 1608 से लेकर 1615 तक आते हैं और डेनिश आपका 1616 में आते हैं, फिर फ्रांसीसी ये 1664 में आते हैं। उसके बाद आती हैं, पहले देख लेते हैं पुर्तगाली आए। ठीक है, ये प्रथम यूरोपीय हुए, भारत में आने वाले ये प्रथम यूरोपीय होते हैं। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये सही है। तो अगर हम इनकी बात करें, ये मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये यूरोप से भारत आने वाले पहले व्यापारी माने जाते हैं। उद्देश्य इनका मसाले, व्यापार, ईसाई धर्म का प्रसार करना, ये सब इनके कुछ उद्देश्य और इनके मकसद थे। और घटनाएं देख लेते हैं क्या घटती हैं। 1498 में वास्को डी गामा का आगमन होता है। ठीक है, कहाँ आगमन होता है? केरल के कालीकट या कोझीकड के तट पे पहुंचता है। ठीक है, कालीकट के तट पे पहुंचता है वास्को डी गामा और इसका स्वागत वहाँ के उस समय के राजा थे जमेरी। ठीक है, वहाँ के एक शासक हुआ करते थे, उन्होंने इसका स्वागत किया और इसकी यात्रा करने में 11 महीने का समय लगा। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। और मार्ग की बात करें तो लिस्बन से होते हुए केप ऑफ गुड मलिंदी फिर कालीकट ये पहुँचता है। ठीक है, अब देखिए इसका घटना एक्चुअली में क्या थी। जब ये आया, ये वास्को डी गामा जब भारत आ रहा था तो ये ना एक्चुअली में पहुंच गया था वहाँ अफ्रीका वाले तट पे। ठीक है, अफ्रीका वाले मतलब अफ्रीका महाद्वीप पे पहुंच गया था। तो वहाँ पे इसको एक भारतीय व्यापारी कह लें या फिर नाविक कह लें, वो मिला, शायद अब्दुल मियाँ या कुछ समथिंग नाम था। ठीक है, तो वो मिला तो उसने इसको बताया, बातचीत हुई इनकी आपस में, तो उसने बताया वो कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और ये वही है। तो बोला नहीं, ये वो नहीं, वो अलग है वहाँ। फिर उसने उसके सहारे होते हुए ये यहाँ पे आता है कालीकट के तट पे। ठीक है, यानी केरला में वर्तमान में। और उस समय वहाँ, अब देखिए मान लीजिए 1498 की बात है, उस समय भारत के पास सारी धन संपदा हुआ करती थी। तो उस समय के जो राजा महाराजा थे, इतना उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और मेहमान है एक तरह से, विदेशी है ऊपर से, तो मेहमान का स्वागत तो होता है भारत में आज भी बड़े धूमधाम से। तो राजा ने इसका जम के स्वागत किया, उसको सम्मान दिया और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की, जिससे कि एक उसको यात्री या फिर मेहमान को दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय के राजा महाराजा इतना ध्यान देते नहीं थे कि कौन किस मकसद से आया है, बस उनको तो अपने राजपाट से मतलब था, क्योंकि इतने धन संपदा थी तो उनको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं था। तो इसका मार्ग भी ध्यान रखेंगे, केप को घुसते हुए मिलिंदी और फिर कालीकट पहुंचता है। उसके बाद 1500 में दूसरा अभियान होता है कब्राल का। तो पेड्रो अल्वारोजा कब्राल का फुल फॉर्म है। ठीक है, कालीकट में कारखाना स्थापित इसने किया। ठीक है, 1500 में इसने क्या किया, कालीकट में कैब्राल ने कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है, देखिए 1498 में आया वास्को डी गामा और फिर 1500 में आपका आया ये कब्राल। ठीक है,
अब कुछ प्रशासनिक पद देख लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, 1505 से लेकर 1509 तक ये रहता है। और इसने सी पावर इज द की ऑफ द वर्ल्ड की नीति का इसने आगमन वो मतलब बताया कि भारत का वायसराय अल्बुकर्क हुआ 1509 से लेकर 1505 तक। गोवा पर कब्जा इन्होंने 1510 में करते हैं। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन इन्होंने किया। फिर परमानेंट कॉलोनी की शुरुआत भी इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। अब्दुल कर्क ने 1505 में इसने सी पावर ऑफ द की इन द वर्ल्ड की नीति का दोहराया। गोवा पर इन्होंने कब्जा करते हैं 1510 में। अंतरजातीय विवाह का इन्होंने प्रोत्साहन दिया और परमानेंट कॉलोनी की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये कुछ इनके की पॉइंट थे। प्रमुख केंद्र की बात करें तो ये गोवा थे, ठीक है, दीव, दमन, कालीकट और कोचीन, ठीक है, ये सब इनके प्रमुख केंद्र थे। महत्व की बात करें, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया इन्होंने, यानी 1510 से लेके 1961 तक ये रहते हैं। कैथोलिक धर्म का प्रचार किया, यानी ईसाई मिशनरी, और लाल मिर्च, आलू, तंबाकू जैसे उत्पाद यहाँ से आए थे, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ से यूरोप से क्या आए, तो यहाँ से आपकी लाल मिर्च आई है, आलू आया है, तंबाकू आया है, ठीक है। तो ये आलू आप खाते हैं, ठीक है, ये हमारे भारत की पैदाइश नहीं है, बल्कि ये यूरोप से आया था, ठीक है। तंबाकू तो आप सारे लोग जानते ही होंगे, और लाल मिर्च भी ये भी यूरोप से आई थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऑप्शन दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन सा भारत का उत्पाद नहीं है, यानी कि अलग अलग देशों से आया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है डच, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है और ये आते हैं 1602 में, ठीक है। डच कब आते हैं? 1602 में आते हैं। इन्होंने मसालों के व्यापार में अग्रणी थे। भारत में प्रथम कारखाना होता है कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है। प्रमुख व्यापारिक केंद्र में से इनका मद्रास में जो पुलिकट वाला है वो सूरत, कोचीन, नागपट्टनम और ये सब इनके जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। उसके बाद पतन का कारण इनका क्या रहा कि 1759 में नागपट्टनम युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों से ये हार जाते हैं और भारत से उनका व्यापार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर ध्यान इनका केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ा और देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश आते हैं, यानी कि अंग्रेज आते हैं, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली उपनिवेशवाद यही थे, ठीक है। देखिए स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 में रानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, ठीक है। और ये पहला जो अंग्रेजी कारखाना है वो सूरत में 1613 में खोलते हैं। भारत में प्रारंभिक तक संपर्क की बात करें तो 1608 में विलियम्स हॉकिंस ने यहाँ पे जहाज हेक्टर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए, ठीक है। तो जो हेक्टर है ये जहाज के माध्यम से ये मुगल बादशाह के दरबार में जाते हैं और व्यापार की अनुमति यहाँ से नहीं मिलती है। फिर 1615 में सर थॉमस रो आते हैं और इनका व्यापारिक उद्देश्य विशेषाधिकार जहांगीर से कारखाना लगाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में 1639 में होता है। बम्बई में 1668 में चार्ल्स द्वितीय की पत्नी ब्रिगेजा का को दहेज में दिया जाता है और कलकत्ता में 1690 में जार चारनाग द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बम्बई में को 1660 में 68 में, ठीक है, 1668 में दहेज में दिया जाता है किसको? चार्ल्स द्वितीय की पत्नी ब्रिगेजा को दहेज में दे दिया जाता है, ठीक है। कौन दे रहा है? यूरोप, ये ब्रिटेन दे रहा है बम्बई को दहेज में, ठीक है, बम्बई को दहेज में दे रहा है। अब देखिए उस समय ऐसी हालत हुआ करती थी कि शहर के शहर पूरे दहेज में दिए जाते थे और आज दहेज की बात कर लो तो फिर यहाँ पे केस हो जाता है। नहीं, हाँ केस तो वैसे बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है,
लेकिन बात बता रहा हूँ, एक जो समय वो था जबकि पूरा का पूरा शहर दहेज में दिया जा रहा था, और अब अगर दहेज की बात कर लो तो केस कर देते उल्टा वापस। ठीक है, वैसे गलत बात है ये, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बात बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट आ गया है। फिर अंग्रेजों के विस्तार की बात करें तो 1773 में प्लासी के युद्ध और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने पे ये उनका विस्तार होता है, और बंगाल की दीवानी 1765 में ये छीन लेते हैं। धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण भी इनका स्थापना होते नहीं लगता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, उसमें अंग्रेजों की विजय होती है। फिर तुरंत उसके बाद 2-4 साल बाद जो बक्सर का युद्ध रखते हैं उसमें भी इनकी विजय हो जाती है। फिर बंगाली का दीवानी का अधिकार ये ले लेते हैं 1775 में, और फिर धीरे धीरे भारत उनका राजनीतिक केंद्र हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। उसके बाद डेनिश को भी देख लेते हैं। देखिए 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। केंद्र की बात करें तो त्रांकेबार यानी कि जो तमिलनाडु में है, और निकोबार द्वीप समूह ये इनका प्रमुख केंद्रों में से रहा है। भारत में से इनका प्रस्थान होता है 1845 में। डेनमार्क ने अपनी भारतीय क्षेत्रों को अंग्रेजों को बेचने के बाद ये का प्रस्थान ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये लोग ऐसे थे ना, फ्रेंच, हाँ ठीक है, फ्रेंच को बात कर लें फिर बात करते हैं टॉपिक पे, है ना, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी फ्रांसीसी यानी फ्रेंच जो थे, इनकी स्थापना 1664 में होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। ठीक है, प्रमुख केंद्र इनका था पंडिचेरी जो कि मुख्यालय था, और फिर चंद्रनगर, करेकल, माही, यनम, ये सब इनकी प्रमुख केंद्र हैं। व्यक्तियों की बात करें तो फ्रांसीसी डे करान ये भारत के फ्रांसीसी शक्ति का आधार माने जाते हैं। डुप्ले सबसे शक्तिशाली फ्रांसीसी गवर्नर माना जाता है। ठीक है, जो डुप्ले है ये क्या था, ये सबसे शक्तिशाली फ्रांसीसी गवर्नर था। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों से संघर्ष में कूटनीति और प्रशासन में ये दक्ष माना जाता था। कर्नाटक के 1764 से 1773 में इसमें 3 युद्ध होते हैं, और अंत में 1763 में पेरिस संधि होती है, और फ्रांसीसियों की भारत की शक्ति यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, कर्नाटक युद्ध होने से पहले एक चीज़ और बात करना है, वो बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, जितनी भी कंपनी भारत में आई उनका हमने देखा कैसे कैसे क्या आई। तो जब ये लोग आते थे भारत में, जब धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा कि हाँ एक देश ऐसा भी है जहाँ पे मसाले होते हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से हम ला के यहाँ पे अच्छे खासे दामों में बेच सकते हैं या मुनाफा कमा सकते हैं। तो जब ये वास्को डी गामा भारत से जाता है तो ये लगभग 70 से 80 गुना मुनाफा कमाता है। ठीक है, जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आता है, तो ये यहाँ से जब मसाले वगैरह लेके जाता है और यूरोप में बेचता है और उससे 70-80 गुना मुनाफा मिलता है, तो वहाँ के जो और व्यापारी थे उनकी नज़र पे पड़ती है। फिर सोचते हैं ये इतना सारा मुनाफा कैसे कमा रहा है, कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है। फिर इसी बीच बाद में जब इससे पता लगता है और व्यापारियों को या और कंपनियों को, तो वो भी इसकी तरफ गौर करते हैं कि कहाँ से ला रहा है, पता लगाते हैं। ठीक है, फिर सब लोग भारत के नाम करते हैं, और इन लोगों की भी इतनी अनैतिकता थी कि ये लोग क्या करते थे, अगर समुद्र में देख लें कि वो दूसरे कंपनी का जहाज़ जा रहा है, ठीक है, दूसरे कंपनी का जहाज़ जा रहा है, तो पहले क्या करते थे, पहले कहते थे इसको पहले यहीं निपटाओ और उसके बाद में आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसी तो इनकी कुछ मानसिकता हुआ करती थी। और ये आज बता रहे हैं सब होने का, वो बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सब हैं वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इनकी ऐसी मानसिकता कि एक दूसरे को देख भी लें कि हाँ वो जा रहा है वहाँ पे, तो पहले इसको यहाँ पे निपटाओ फिर आगे चलेंगे, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। तो इस तरह के ये लोग थे और सभ्यता का पार कर पढ़ते हैं। तो एक अलग बात है, वो बात की बहुत पहले की बात है, तो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी। और चलते हैं उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो इसमें 3 युद्ध मुख्यतः होते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे 1774 से लेके 1748 तक होता है, ये आरंभिक संघर्ष का नाम दिया गया। दूसरा युद्ध 1794 से लेकर 54 तक होता है, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। ठीक है, तीसरा युद्ध होता है 1758 से लेकर 63 तक, और ये अंत जाता है अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी विजय हो जाती है। अब देख रहे हैं यूरोपियों द्वारा लाए गए कुछ परिवर्तन थे, उनको देख लेते हैं। नए बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण, आधुनिक जहाजरानी, नौ सैनिक शक्ति का इसमें इन्होंने बढ़ोतरी की। नई कृषि फसलें जैसे तंबाकू, आलू, चीली, ये सब इनको लाना शुरू किया भारत में, और यहाँ पे इन्होंने इसका उगाया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ
यहाँ पे देखने को मिली। और आर्थिक लूट जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब आर्थिक लूट। ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम थ्योरी तो आपने सुनी होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। रिवीजन पुर्तगाली की टाइमलाइन एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने भी देखा था। देखिए 1498 में कौन आता है, कालीकट के तट पे पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा। स्वागत कौन करता है, जबेरिन करता है। 1500 में क्या होता है, कब्राल भारत आता है और कालीकट का पहला कारखाना इसने एस्टेब्लिश किया था, मैंने भी वो पर कराया था। 1505 में अल्मेड़ा आता है और भारत का ये पहला गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। पुर्तगाली पहला गवर्नर जनरल कौन बना, अल्मेड़ा बना, ठीक है। फिर 1510 में ये क्या करते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था और यहाँ की राजधानी बनाई थी। 16वीं से 17वीं सदी में दमन दीव को चीन और कालीकट के तट पर नियंत्रण हो जाता है। 1961 में भारत ने गोवा दमन द्वीप को मुक्त कराया और पुर्तगालियों का यहाँ से अंत हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका कुछ टाइम लाइन था। उसके बाद डच की टाइम लाइन देख लेते हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और 1605 में क्या करते हैं, पहला कारखाना मूसलीपट्टनम में खोलते हैं। क्या करते हैं, पहला कारखाना ये मूसलीपट्टनम में खोलते हैं। फिर 1610 से 50 तक ये पुलिकेट मुख्य केंद्र बनाते हैं। 17वीं शताब्दी में मसालों को व्यापार में सफलता इनको काफ़ी मिलती है और 1759 में नागपट्टनम युद्ध यानी अंग्रेजों से हार हो जाती है और यहाँ से इनका भारत से इनका पतन हो जाता है, किसका, डचों का, ठीक है। नागपट्टनम के युद्ध से जो डच हैं वो वापस जाते हैं और यहाँ से अंग्रेजों से हार जाते हैं। फिर आते हैं ब्रिटिश, ठीक है, ये भी सबसे प्रभावशाली उपनिवेशवाद रहे। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, आप सब जानते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 1608 में विलियम हॉकिंस जहाज हेक्टर से सूरत पहुँचता है, ठीक है। जो विलियम हॉकिंस है ये हेक्टर जहाज से सूरत पहुँचता है। फिर 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति ले ली। 1663 में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ खुलता है, सूरत में खुलता है, ठीक है। कहाँ खुलता है, सूरत में खुलता है। फिर 1639 में मद्रास की स्थापना करते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज करते हैं, ठीक है, मद्रास की स्थापना होती है। और 1668 में बम्बई को अंग्रेजों को मिला लिया और 1690 में कलकत्ता की स्थापना होती है, जॉर्ज चार्नॉक करते हैं, ठीक है। 1690 में कलकत्ता की स्थापना होती है, जॉर्ज चार्नॉक करते हैं। 1757 से 1764 तक प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना, ठीक है। और इसी के बाद ये लोग और भी प्रभावशाली हो गए और ताकतवर भी हो जाते हैं। फिर आते हैं डेनिश और ये सबसे छोटे टाइम तक ये यहाँ पे रहते हैं। 1616 में आते हैं और इसका नाम तो आप जानते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखिए सब में ईस्ट इंडिया लगा हुआ है ना, क्योंकि ये भारत के ईस्ट से आए थे, ठीक है। कहाँ के आए थे, देखिए ये आए थे भारत के ईस्ट से, ठीक है। ये कुछ भारत का मैप है, ठीक है, ये कुछ भारत का मैप है ना। और ये सब यहाँ से आए थे, देखिए यहाँ से आए थे, ठीक है, यहाँ से आए थे, ठीक है। तो इसलिए इसको ईस्ट कहते हैं, ठीक है, सब में ईस्ट लगा हुआ है, तो इसलिए सब में ईस्ट लगा है क्योंकि ये लोग ईस्ट से आए थे। प्रमुख केंद्र कहाँ थे, त्रिंकेबार और निकोबार थे। 1845 से डेनमार्क ने अपने क्षेत्रों को अंग्रेजों को भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांसीसी की बात कर लें तो ये अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। 1664 में आते हैं और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का से इस्टेब्लिश करते हैं। 1674 में पंडिचेरी का मुख्यालय है, मुख्य इनका केंद्र बनता है। और 1670 से 1650 तक ये करेकल, चंदनगर, माहे, यनम में ये इस्टेब्लिश कर जाते हैं। और फिर 46 और से 63 में 1700 ये कर्नाटक युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। और 1763 में पेरिस संधि होती है और फ्रांस की इसमें हार हो जाती है और यहाँ से इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। भारत आने वाले पहला यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाल थे, ठीक है। कौन थे, पुर्तगाल थे। पहला वायसराय की बात कर लें तो अल्बुकर्क था। पहला अंग्रेज कारखाना कहाँ था, सूरत में था, ठीक है। कहाँ था, सूरत में था पहला अंग्रेज कारखाना। भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ बना, तो ये पांडिचेरी में बना। डचों का पहला कारखाना कहाँ था, मूसलीपट्टनम में था।
भारत में सबसे लंबे समय तक शासन कौन किया? तो पुर्तगालियों ने किया। कब तक किया था? 450 साल तक किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ में बनाने में, रिसर्च करने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, एक मोटिवेशन का कारण बनेगा, और अच्छी चीज़ें हमने आप लोगों के लिए ला पाएंगे। और ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बताइएगा कैसे आपको लगी वीडियो। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।